हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सरफेस केमिस्ट्री से अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक आपका क्या है? कोलाइडी अवस्था। सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है आपका, ये 3 भागों में बटा हुआ है। एक अधिशोषण, दूसरा उत्प्रेरक और उत्प्रेरण में बटा हुआ है। और ये आपका तीसरा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, कोलाइडी अवस्था। और इस कोलाइडी अवस्था में 8 से 10 वीडियो जो है इसमें भी आपका बनकर तैयार होंगे। तो कोलाइडी अवस्था, आइए देखते हैं कोलाइडी अवस्था क्या होती है। तो कोलाइडी अवस्था जानने से पहले कुछ और चीजें यहाँ पर है जो कि कोलाइडी अवस्था की ओर आपको ले जाती हैं। ये सभी बातें, तो इसको भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए देखते हैं कोलाइडी अवस्था में कुछ चीजें क्या है। थॉमस ग्राहम है। थॉमस ग्राहम ने पदार्थों के विलयनों को चर्मपत्र झिल्ली में से विसरण के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में विभाजित किया। यानी कहने का मतलब ये है, इन्होंने पदार्थों के बहुत से पदार्थों को इकट्ठा किया और इसका जलीय विलयन बनाया। और जलीय विलयन बनाने के बाद इन पदार्थों को बारी बारी से चर्मपत्र झिल्ली में से गुजार कर देखा। तो चर्मपत्र झिल्ली, अच्छा, चर्मपत्र झिल्ली क्या होते हैं? चर्मपत्र मतलब झिल्ली ऐसी झिल्ली होती है, ये कुछ पदार्थों को अपने में से तो आर पार जाने देती है, लेकिन कुछ पदार्थों को नहीं जाने देती। ऐसी झिल्ली को हम कहते हैं चर्मपत्र झिल्ली कहते हैं, या इसको जंतु झिल्ली के नाम से भी आप जान सकते हैं। जैसे जंतु झिल्ली होती है आपकी, और कुछ आर्टिफिशियल भी होती है, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड की आर्टिफिशियल भी झिल्ली होती है, सेलोफोन मेम्ब्रेन होती है, सेलुलोज की बनी होती है। तो इस आधार पर बहुत सी झिल्लियां होती है। अंडे के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल आप हटा देते हैं तो उसको नीचे भी एक पतली सी झिल्ली होती है, उसको भी हम कहते हैं अंडे वाली झिल्ली, उसको भी चर्मपत्र झिल्ली के नाम से जानते हैं। तो ऐसी बहुत सी झिल्लियां होती हैं जो कुछ पदार्थों को तो अपने में से आने जाने देती है, लेकिन कुछ को नहीं आने देती हैं। ऐसी झिल्ली को हम कहते हैं चर्मपत्र झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत से पदार्थों को विलयन बनाया और उसको बारी बारी से चर्मपत्र झिल्ली में से होकर गुजार कर देखा। तो कुछ जो है आर पार निकल जाते थे, पूरा का पूरा विलयन आर पार निकल जाता था, लेकिन कुछ पदार्थ क्या होते थे, नहीं निकलते थे। ऐसे को 2 भागों में इसी आधार पर इन्होंने बांट दिया। तो 2 भागों में क्या बांटा इन्होंने? एक तो पहला आपका क्रिस्टलाव है जिसे क्रिस्टलाइट कहते हैं, दूसरा क्या आपका कोलाइट कहते हैं। आइए पहले देखते हैं क्रिस्टलाव क्या होता है। देखिए, क्रिस्टलाव जो होता है जिन पदार्थों का जलीय विलयन चर्मपत्र झिल्ली में शीघ्रता से छन जाता है, यानी कि चर्मपत्र झिल्ली में से आर पार निकल जाता है, गमन कर जाता है, कुछ भी शेष झिल्ली के इधर नहीं बचता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाव कहते हैं। जैसे क्रिस्टलाव के एग्जांपल आप क्या देख सकते हैं, जैसे अकार्बनिक जो है लवण। लवण में जैसे आपके क्या हो सकते हैं? अकार्बनिक लवण में बहुत से लवण आप जानते भी होंगे, जैसे NaCl है, KCl है, यानी कि साधारण नमक है, पोटेशियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है ना। इस तरीके से आपके हैं। अम्ल है, अम्ल आप जानते हैं, जैसे आपके क्या है? Cl नाइट्रिक अम्ल है ना। इस तरीके से क्षार क्या आपका? जैसे NaOH है, KOH है, ये सब है। तथा कार्बनिक पदार्थ जैसे आपके यूरिया है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, चीनी यानी कि शर्करा है। इन सभी पदार्थों के जलीय विलयन क्या होते हैं? चर्मपत्र झिल्ली में से पूरा का पूरा निकल जाते हैं। ठीक है, इसलिए सभी क्या है? पदार्थ क्रिस्टलाव है। दूसरा इन्होंने क्या बताया? कोलाइड्स का। कोलाइड्स में क्या कहा इन्होंने? जिन पदार्थों का जलीय विलयन चर्मपत्र झिल्ली में से गमन नहीं कर पाते हैं, उसमें से निकल नहीं पाते, उनमें से छन नहीं पाते हैं, ऐसे को इन्होंने क्या कहा? कोलाइड, उसको हम कहते हैं। जैसे आपका क्या है? गोंद है, जिलेटिन है, एल्बुमिन है, स्टार्च है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड सरेस, ये क्या है? आदि कोलाइड्स हैं। इनके जो है विलयन क्या होते हैं? चर्मपत्र झिल्ली में से नहीं निकल पाते हैं। अब इन्होंने ये जो आपका कोलाइड शब्द है, ये ग्रीक शब्द से उत्पत्ति हुई है इसकी। तो ग्रीक भाषा में इस कोलाइड्स को 2 भागों में तोड़ा गया। तो कहा गया कोला और इडोस। कोला का मतलब होता है ग्लू यानी कि गोंद, इडोस का मतलब होता है लाइक यानी कि गोंद के समान, यानी कि गोंद के समान पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कोलाइड्स कहते हैं। इस तरीके से ये इस शब्द की उत्पत्ति जो है यहाँ पर हुई। अब इस तरीके से उन्होंने, तो थॉमस ग्राहम ने देखा इस तरीके के पदार्थों को इकट्ठा करे, कोई निकल रहा है, कोई नहीं निकल रहा है, तो इस आधार पर इन्होंने क्रिस्टलाव और कोलाइड्स में वर्गीकृत कर दिया पदार्थों को। लेकिन इन्हीं पदार्थों को देखिए, हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, जरा इसको आप ध्यान से देखें। नमक
और प्लस जल, नमक को जल में मिलाया गया तो क्रिस्टलात की भांति व्यवहार करते हैं, यानी कि चरणपत्र झिल्ली में से निकल जा रहे थे। नमक का बेंजीन में बनाया गया विलयन तो ये कोलाइड की भांति व्यवहार कर रहे थे, यानी कि ये कोलाइड ये चरणपत्र झिल्ली में से निकल नहीं पाते थे। अब देखिए एक ही पदार्थ यहाँ नमक है और जल में क्रिस्टलात की भांति व्यवहार कर रहा है और बेंजीन में क्या कर रहा है, यही कोलाइड की भांति व्यवहार कर रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं बात? एक ही पदार्थ है लेकिन एक यही पदार्थ आपका एक माध्यम में, जल माध्यम में क्या कर रहा है, क्रिस्टलात की भांति, बेंजीन विलायक माध्यम में एक ऐसी किस बात व्यवहार कर रहा है, ये कोलाइड की भांति व्यवहार कर रहा है। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल है, सल्फर का एल्कोहल में विलयन जो होता है क्रिस्टलात की भांति व्यवहार करता है। सल्फर का यही जल माध्यम में क्या होता है, देखिए कोलाइड की भांति व्यवहार कर रहा है। यही देखिए तीसरा एग्जांपल देखें, सोडियम ओलिएट है, जल में क्रिस्टलात की भांति व्यवहार कर रहा है जल माध्यम में, और यहाँ सोडियम ओलिएट यही एल्कोहल माध्यम में क्या हो रहा है, कोलाइड की भांति व्यवहार कर रहा है। इस आधार पर इन्होंने फिर बताया कि ये जो पदार्थ है ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग जो है कणों के आकार की भांति व्यवहार करने लगते हैं। इनके कणों का आकार जो है चेंज हो जाता है, वो कणों की आकार पर ही डिपेंड बात करने लगती है अलग अलग माध्यम में, अलग अलग विलायक माध्यम में। तो इस आधार पर इन्होंने कह दिया अतः कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है बल्कि क्या है, एक पदार्थ की विशेष अवस्था है जो पदार्थ के कणों के आकार यानी कि साइज पर निर्भर करती है। अतः कोलाइड एवं कोलाइडी पदार्थ शब्दों के स्थान पर कोलाइडी अवस्था शब्द का जो है प्रयोग करना अधिक उपयुक्त होगा, और इस आधार पर ही कोलाइड की परिभाषा दी गई, कोलाइडी अवस्था की यानी कि परिभाषा दी गई। तो क्या परिभाषा दी गई, देखिए यहाँ पर, जब किसी पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के क्षेत्र में होता है तथा पदार्थ के कण किसी माध्यम में परिक्षिप्त होते यानी कि वितरित होते यानी कि फैले होते हैं, तो पदार्थ की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, कोलाइडी अवस्था कहते हैं। तो कोलाइडी अवस्था शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया, यही जो है कोलाइड और कोलाइड पदार्थ करना शब्दों का प्रयोग करके कोलाइडी अवस्था शब्द का प्रयोग उपयुक्त जो है यहाँ माना गया। ठीक है, परिभाषा याद हो जाएगा। जब किसी पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के क्षेत्र में होता है तथा पदार्थ के कण किसी माध्यम में परिक्षिप्त होते हैं यानी कि फैले होते हैं उसमें, तो पदार्थ की इस अवस्था को हम कहते हैं कोलाइडी अवस्था कहते हैं। ये जो है इसका आकार है, ये है कोलाइडी कणों का आकार, इसी के क्षेत्र में जितने भी कण आएंगे वो कोलाइडी अवस्था की भांति जो है व्यवहार करेंगे। अब देखिए जो कोलाइडी अवस्था है इसको और क्या क्या नाम दिया गया, कोलाइडी अवस्था को कोलाइडी तंत्र या कोलाइडी निकाय भी आप कह सकते हैं, कोलाइडी विलयन भी कह सकते हैं, इसको कलिल या साल के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो कोलाइडी अवस्था को और क्या क्या नाम दिया गया, कोलाइडी तंत्र या निकाय, कोलाइडी विलयन, कलिल या साल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो इतना चीज तो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा, तो इसका बढ़िया से आप नोट्स बनाएंगे। अब हम आगे और कुछ आपको बातें बताते हैं, तो इसका आप नोट्स जो है ले लीजिएगा या शॉर्ट स्क्रीन और लेकर जो है इसको बढ़िया से लिख सकते हैं। और वीडियो को एक बार पूरा जरूर सुने, क्योंकि वीडियो में जो बातें आपको बताई जाती हैं वो सटीक बातें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं, और ज्यादा से ज्यादा हम मैटर लाने की जो है कोशिश करते हैं आपके सामने। अब देखिए यहाँ पर जो कोलाइडी कणों का आकार है वो सेंटीमीटर में क्या है, कोलाइडी कणों का आकार, कोलाइडी कणों का आकार यानी कि साइज, याद रखें साइज भी कभी कभी पूछा जाता है इसका। तो कोलाइडी कणों का आकार क्या है, 10⁻⁴ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ठीक है, इस एरिया में आप लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 10 एंगस्ट्रॉम से 10,000 एंगस्ट्रॉम, मतलब के जो है मध्य होता है, के मध्य। हम आकार साइज बता रहे हैं, या इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ माइक्रोन से 1 माइक्रोन के मध्य होता है, या लिख सकते हैं 1
नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य कोलाइडी कणों का आकार होता है। इसको आप बढ़िया से याद करेंगे। ये आकार हमने आपको लिख दिया। ठीक, अब हम चलते हैं। आकार आप नोट कर लेंगे। किसी भी आकार को इसमें डालकर, जो डिफिनीशन यहाँ बताया गया, इस किसी भी आकार को इसमें डालकर डिफिनीशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अलग अलग किताबों में इसी आकार को ही वह यहाँ पर जो है डाल के जो है इस परिभाषा में डाल के जो परिभाषा तैयार किया गया है। अब जो आपके कोलाइडी विलयन होते हैं, देखो बच्चों, जिस प्रकार से आपका क्या होता है, जो आपका विलयन होता है, कैसे बनता है विलयन, विलयन और प्लस क्या होता है, विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। उसी तरीके से आपका जो कोलाइडी विलयन आपका बनता है, जो आपका कोलाइडी विलयन बनता है, ये इसमें जैसे इसमें दो घटक होते हैं विलयन में, विलय और विलायक होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। उसी तरीके से जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, कोलाइडल जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो कौन कौन से, उसी विलय के स्थान पर यहाँ पर यूज किया जाता है। ये विलयन के स्थान पर यूज किया गया और यहाँ विलय के स्थान पर यूज किया जाता है परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था शब्द का यूज किया जाता है और प्लस विलायक के स्थान पर क्या यूज किया जाता है, यहाँ पर आपका परिक्षेपण माध्यम का प्रयोग किया जाता है। जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है, या इसको इंग्लिश में लिखें डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज इसको कहते हैं, प्लस इसको कहते हैं डिस्पर्सन मीडियम इसको कहा जाता है। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर कहें हम कोलाइडी विलयन, एग्जाम्पल ले हम यहाँ, जैसे कहें स्टार्च का, अभी हमने स्टार्च लिखा था वहां कोलाइड में, स्टार्च का कोलाइडी विलयन, अगर हम कहें स्टार्च का कोलाइडी विलयन, तो स्टार्च में आपका क्या होगा, एक स्टार्च के कोलाइडी विलयन में एक तो आपका स्टार्च होगा और प्लस विलयन इसमें स्टार्च का, ऐसा हम लिख दें स्टार्च का जलीय, है ना, आपको ज्यादा क्लियर है, कोलाइडी विलयन। अब स्टार्च का कोलाइडी विलयन है तो स्टार्च में क्या है, स्टार्च एक आपका है और इसमें जो है आपका जल है, क्या है, जल में बना है, यानी कि स्टार्च और प्लस जल मिलकर बनाते हैं स्टार्च का जलीय कोलाइडी विलयन। अब बच्चों यहाँ जो स्टार्च आपका है, यही स्टार्च यहाँ पर आपका क्या है, परिक्षिप्त, क्योंकि स्टार्च के जो कण है जल में फैल जाते हैं और कोलाइडी विलयन बनाते हैं, तो परिक्षिप्त ये प्रावस्था होगा और ये वाला आपका क्या होगा, जल यहाँ पर क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम होगा। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जिस प्रकार से विलयन आपका विलय प्लस विलायक से मिलकर बनता है, उसी तरीके से कोलाइडी विलयन परिचित प्रथा प्रक्षेपण माध्यम से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जांपल है स्टार्च का जलीय विलयन कोलाइडी विलयन होता है आपका, तो स्टार्च इसमें आपका परिचित प्रवस्था होगा, जल आपका क्या होगा, परिक्षेपण माध्यम होगा। अब हम यहाँ पर आपको परिचित प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम की परिभाषा यहाँ पर लिखते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, ये देखिए परिभाषा आपकी लिख दी गई, तो इस परिभाषा को आप यहाँ पर एक बार पढ़ लें ध्यानपूर्वक। परिक्षेप प्रवस्था क्या होता है, देखिए कोलाइडी कणों का निर्माण करने वाली प्रवस्था को परिक्षेप प्रवस्था कहा जाता है। परिक्षेपण माध्यम क्या है, वह विलायक माध्यम जिसमें कोलाइडी कण वितरित रहते हैं परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। जब भी अभी हमने आपको एग्जांपल बताया
स्टार्च का जल में कोलाइडी विलयन। तो स्टार्च आपका क्या हुआ यहाँ पर प्रक्षिप्त प्रवस्था हुआ और आपका जल वहां पर क्या हुआ प्रक्षेपण माध्यम हुआ। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया प्रक्षिप्त एवं प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है। जिस प्रकार से विलयन में आपके विलेय और विलायक होते हैं उसी तरीके से विलेय आपका प्रक्षिप्त प्रवस्था होता है और विलायक आपका क्या होता है प्रक्षेपण माध्यम होता है। तो आज हमने ये पहला वीडियो आपको दिया कोलाइडी अवस्था से। अब कोलाइडी अवस्था में आपका नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आएंगे, यानी कि दूसरा वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो को आप देखकर पूरा देखें और इसका नोट्स अच्छे से बनाएं, क्योंकि इससे अच्छा नोट्स जो है हम जो ये अच्छा नोट्स दे रहे हैं ये जो है बहुत बढ़िया से इसको दे रहे हैं। बहुत सी किताबों से पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं और सभी किताबों का जो है समाहित यहाँ पर हम आपको नोट्स देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।